तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के चैप्टर 1 के टॉपिक 1.4 एंड 1.5 के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेट्स स्टार्ट। कैन मैटर चेंज इट स्टेट? इसका मतलब है कि क्या मैटर जो होता है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। अब मैं इसे पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा और आपको इसको हिंदी में ईजिली समझा दूंगा। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: solid as ice, liquid as the familiar water, and gas as water vapor. What happens inside the matter during this change of state? What happens to the particle of matter during the change of states? How does this change of state take place? वी नीड आंसर दिस क्वेश्चन इज नॉट इट। मतलब इसमें बताया गया कि आप सभी ने पानी को ऑब्जर्व किया होगा। ये सॉलिड फॉर्म में भी रहता है बर्फ़ के तौर पर, लिक्विड फॉर्म में तो आप सब पानी से फेमिलियर होंगे ही, और गैस फॉर्म में वाटर वेपर के तौर पर। मैटर के अंदर ऐसा क्या क्या होता है जब ये अपना स्टेट चेंज करता है? मैटर के पार्टिकल्स के साथ क्या होता है जब वो स्टेट चेंज करते हैं? ये स्टेट का चेंज क्यों होता है, इसे ये सब हम पढ़ेंगे। अभी हमारा एक टॉपिक 1.4.1 के स्टार्टिंग में एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.12। अब इसको थोड़ा देखते हैं। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इन कॉन्टैक्ट विद आइस एज फिगर 1.6। मतलब आप एक लेबोरेटरी का थर्मामीटर लीजिए, 150 ग्राम आइस लीजिए एक बीकर के अंदर, और उसे जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसे ना आइस के साथ चिपका के रखिए, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब उसके बाद है स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो फ्लेम। मतलब कि जो बीकर है उसको लो फ्लेम पे हीट करना शुरू कर दीजिए। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। वो टेम्परेचर नोट कीजिए जब बर्फ़ पिघलने लगी। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैड कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब वो टेम्परेचर भी नोट कीजिए जब पूरी आइस, जो पूरा का पूरा आइस था, वो वाटर बन चुका था। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब आप अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इनटू बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट टू बॉइलिंग। अब आप इसको थर्मोमीटर को फिर से डालिए वाटर में, और इस बार जब तक रिकॉर्ड कीजिए जब तक कि पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए और ज़्यादातर पानी वेपोराइज हो जाए। और अब आप अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लीजिए लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाने में कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। On the increasing of temperature of solids, the kinetic energy of particle increases. Due to increase in kinetic energy, the particle start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particle. मतलब ऑन इंक्रीजिंग जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी तो हर पार्टिकल की होती है वो बढ़ती है। इसी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट, ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं, और यही जो हीट से मिली हुई एनर्जी होती है वो एक दूसरे के फोर्स से उन्हें छूटने में हेल्प करता है। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ के ज़्यादा फ्रीली, ज़्यादा आज़ादी से मूव करना शुरू कर देते हैं। ए स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज़ कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। इसका मतलब फिर एक ऐसा स्टेज भी आता है जब सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाता है। मतलब कि ठोस पदार्थ पूरी तरह से तरल पदार्थ में बदल जाता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो वो टेम्परेचर जब एक सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में बदलता है उस टेम्परेचर को सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि आइस 0.5 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में बदलता है तो 0.5 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का वो एक इंडिकेशन होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना फोर्स है, यानी या फिर उनने एक दूसरे को कितने फोर्स से पकड़ा है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। मतलब इसमें दिया गया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो 273.16 केल्विन है। इसका मतलब 0.16 डिग्री सेल्सियस है।
जो मेल्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसे सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए उसे फ्यूज़न कहा जाता है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। मतलब जब एक सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है, मतलब 27 यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी हो सकता है। तो फिर उसको जो हमने हीट दिया वो कहाँ गया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। मतलब आपने ये नोटिस किया होगा कि जो टेम्परेचर होता है वो नहीं बदलता है सिस्टम का जब मेल्टिंग पॉइंट तक ऑब्जेक्ट पहुँच जाता है। टिल ऑल द आइस मेल्ट दिस हैपन इवन दाउ वी कंटिन्यू टू हीट दी बीकर दैट इज़ कंटिन्यू सप्लाई टू हीट। मतलब ये इसलिए होता है हम उसे लगातार हीट सप्लाई दे रहे हैं इस कारण से। दिस इज हीट गेट अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकम बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो हीट हमने उसे दी वो उसने यूज़ करी एक दूसरे के फोर्स से ओवरकम होने के लिए। एज द हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, मतलब जो ये हीट हमने आइस को दी वो जो छुप गई तो ये कहा जाता है वो कंटेनर जो था कंटेंट ऑफ बीकर नॉन एज लेटेंट ऑफ हीट। मतलब वो जो बीकर जो था कंटेनर जो था उसके कंटेंट में हाइड हो गई। वैसे इस हीट का यूज़ हुआ था कि पार्टिकल्स की एनर्जी तोड़ सकें, इसीलिए टेम्परेचर में राइज नहीं हुआ लेकिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में राइज हो गया। और इसको कहा जाता है द लेटेंट हीट नॉन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहा जाता है। मतलब और लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब कि फ्यूज़न की जो हीट होती है जो हाइड हो गई छुप गई। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब जो टेम्परेचर 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड बनाने के लिए ज़रूरी होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या और क्या कहते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब जैसे कि वाटर ले लीजिए आप 0 डिग्री सेल्सियस पे और आइस, तो जो वाटर होगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी उस आइस के मुकाबले, जबकि दोनों का टेम्परेचर एकदम सेम है। सॉरी, When we supply the heat to water, particle start moving even faster. जब हम हीट देते हैं पार्टिकल्स को तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर दें। एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। फिर एक ऐसा भी स्टेज आता है जब पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो एक दूसरे को फोर्स को पूरी तरह से तोड़ सकें और अच्छे से फ्री हो जाए। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। और इसी टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। The temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure is known as its boiling point. मतलब वो टेम्परेचर जब एक लिक्विड सॉलिड में बदलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमिनन। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। मतलब कि जब ये टेम्परेचर होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो आराम से वेपर स्टेज में जा सके। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है या फिर 100 डिग्री सेल्सियस भी कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि 273 केल्विन प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 373। मतलब अगर आपको कभी भी सेल्सियस और केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 का ऐड कर दीजिए। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आप क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द हीट एनर्जी यूज्ड टू बॉयल 1 kg ऑफ लिक्विड on atmospheric pressure to its boiling point is known as latent heat of vaporization. Do it in the same way as we have defined latent heat of fusion. क्या ये उसी वे में था जैसे हमने latent heat of fusion को डिफाइन किया था? यस, ये उसी वे में था। Particle in steam that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. मतलब जो स्टीम के जो पार्टिकल्स होंगे वेपर के जो पार्टिकल्स होंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे वो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से ज़्यादा होंगे उसमें।
This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. मतलब ये इसीलिए क्योंकि जो स्टीम के पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के तौर पे। सॉलिड को अगर आप हीट करते हैं तो लिक्विड में जाता है, और लिक्विड को हीट करते हैं तो गैसियस में, और फिर गैसियस को कूल करने पे वो फिर से लिक्विड, और लिक्विड को कूल करने पे सॉलिड। ये इस वाले ग्राफ में या फिर इस वाले फोटो में समझाया गया है। सो वी इन्फॉर्म दैट the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. We have learnt that substance around us change from solid to liquid and liquid to gas on the application of heat. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर का स्टेट है वो एक से दूसरे में टेम्परेचर की वजह से चेंज की जा सकती है। हमने ये समझा या फिर सीखा कि जो भी चीज़ हमारे आसपास में है अपनी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज कर सकती है हीट के तौर पर। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट इनटू द लिक्विड स्टेट। मतलब लेकिन ऐसे कुछ है मैटर्स जो सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में चले जाते हैं और गैसियस से भी सीधा लिक्विड स्टेट में आए बिना सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। अब हम इसके लिए एक बार एक्टिविटी 1.13 देख लेते हैं। टेक सम कैम्फोर और अमोनियम क्लोराइड, क्रस्ट इट एंड पुट इट इनटू अ चाइना डिश। Put an inverted funnel over the china dish. Put a cotton plug on the stem of the funnel as shown in figure. मतलब आप एक कपूर ले लीजिए या फिर एल्युमिनियम क्लोराइड ले लीजिए, इसे अच्छे से क्रश कर दीजिए, मतलब इसे इसका वो बना दीजिए, क्रश कर दीजिए इसे, इसका चूर्ण बना दीजिए और उसे एक चाइना डिश में रखिए। अब उसके ऊपर से उसको कवर कर दीजिए एक फनल से, और फनल के जो माउथ होगा उसमें आप कॉटन प्लग डाल दीजिए जिससे कि एयर बाहर ना जा सके, जैसे कि इस वाली फिगर में दिखाया गया है। सॉरी, आप ये फिगर में देख सकते हैं। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम दी अबव एक्टिविटी। अब इसको धीरे धीरे आप हीट कीजिए। आपने क्या देखा? आपने देखा होगा कि कपूर जो था या फिर जो एल्युमिनियम क्लोराइड था वो बिना लिक्विड में गए हुए सीधा गैस बन गया और ऊपर जाके चिपक गया, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब जो सीधा सॉलिड से गैस में जाने की स्टेट होती है या फिर गैस से सॉलिड में आने की बिना लिक्विड फॉर्म में गए हुए, उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे कि आप ले सकते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप जमाएंगे तो सीधा गैस से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा ड्राई आइस के फॉर्म में, और वापस वो बिना लिक्विड फॉर्म में आए ड्राई आइस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट चेंज ऑफ जो प्रेशर के चेंज उनसे भी इफेक्ट पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? हमने अभी तक लर्न किया कि जो मैटर के अलग अलग स्टेट होते हैं वो उनके पार्टिकल्स के डिस्टेंस की वजह से होते हैं। क्या होगा अगर हम एक गैस को एक कंटेनर में, एक सिलेंडर में रख के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगे, उसे कंप्रेस करने लगे? विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर? सॉरी फ्रेंड्स, डू यू थिंक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? मतलब क्या पार्टिकल्स क्लोजर आएंगे, एक दूसरे करीब आएंगे? क्या आप ये सोचते हैं कि इंक्रीजिंग मतलब प्रेशर बढ़ना या घटना जो होता है वो मैटर के स्टेट को चेंज कर सकता है? ये देखिए इस फोटो में दिखाया जा रहा है, इस फिगर में दिखाया जा रहा है कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे क्लोज आ रहे हैं सिलेंडर में फोर्स अप्लाई करने से। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। मतलब कि जो प्रेशर अप्लाई करना जो होता है और टेम्परेचर को रिड्यूस करना वो गैस को लिक्विड में बदल सकता है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्या आप इसमें भी वही बताइए कि क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सीधा गैसियस स्टेट में चला जाता है
जब प्रेशर कम होता है 1 एटमॉस्फेयर पे आ जाता है प्रेशर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी वजह से जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid or gas। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, और टेम्परेचर भी। आप ये देख सकते हैं इस फिगर में दिखाया है कि सॉलिड से वेपोराइज करने पे वो गैस लिक्विड स्टेट में जाता है फ्यूज़न से, और लिक्विड से वेपोराइजेशन में गैस में जाता है, और गैस से सब्लिमेशन में फिर सॉलिड में, और लिक्विड से भी अगर आप सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो सॉलिड बन जाएगा, और गैस से भी कंडेंशिएट करते हैं तो फिर वो लिक्विड बन जाएगा। अब इसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल वगैरह वगैरह। अब हम अपना टॉपिक 1.5 स्टार्ट करते हैं। Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? मतलब क्या हमें हमेशा किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए हीट या प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ेगी? Can you quote some example from everyday life where change of state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point? मतलब आप ऐसे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं अपनी डेली लाइफ से जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड से सॉलिड बन गई या फिर सॉलिड से लिक्विड बन गई, मतलब उसका मैटर के स्टेट में चेंज आ गया बिना किसी टेम्परेचर के चेंज के, या फिर लिक्विड से वेपर बन गई बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गए। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर, वेट क्लॉथ ड्राई अप, व्हाट हैपन्स टू वाटर इन दी अबव टू एक्टिविटीज़। आप कपड़े छत पे डाल दीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस से होने से पहले वो सूख जाएंगे, और अगर आप खुले में पानी रखते हैं तो वो भी पानी वेपर बन जाएगा। इन दोनों एग्जाम्पल्स में पानी के साथ क्या हुआ? वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम ये जानते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं और रेस्ट पे कभी नहीं होते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि हर एक अलग अलग टेम्परेचर पे गैस, सॉलिड और लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होंगी, मतलब किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में उससे भी कम। इन केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जो लिक्विड के केस में जो होता है वो सरफेस पे थोड़ा सा ही फ्रिक्शन लगता है पार्टिकल्स के सरफेस पे, और इनके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि ये एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो सके और फिर वेपर में बदल सके। दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज इन लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपोरेशन। मतलब कि लिक्विड का वेपर में बदल जाना बिना बॉइलिंग पॉइंट के रीच हुए एवोपोरेशन कहलाता है। अब इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.14। इससे पहले हमारा एक टॉपिक शुरू हो गया 1.5.1, फैक्टर अफेक्टिंग एवोपोरेशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन a टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। मतलब आप एक 5 ml पानी लीजिए टेस्ट ट्यूब में और उसे एक खिड़की करीब या फिर एक फैन के नीचे रख दीजिए। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। अब आप एक ओपन चाइना डिश में 5 मिलीलीटर पानी लीजिए और उसे या तो खिड़की के करीब रख दीजिए या फिर फैन के अंदर। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड। अब आप 5 ml पानी लीजिए एक ओपन चाइना डिश में और इसे कपबोर्ड में रख दीजिए या फिर अपने क्लास के शेल्फ में। अब अपना रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड द डेज और टाइम टेकन फॉर दी एवोपोरेशन प्रोसेस इन दी अबव केसेस। अब तीनों में कितना कितना टाइम लगा वो आप नोट कर लीजिए। रिपीट दी अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आप इसको रेनी डे पे भी करके अलग अलग रिकॉर्ड कीजिए इसका ऑब्जर्वेशन। रेनी डे पे उतना ही टाइम लगता है, ज़्यादा या कम, इस हिसाब से। व्हाट डू यू इन्फो अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ एवोपोरेशन। मतलब कि आपको क्या लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ा होगा टेम्परेचर से, सरफेस एरिया से, और वेलोसिटी मतलब होता है एक ही दिशा में बढ़ना, विंड एक ही तरफ जब बहती है तो उन सब से एवोपोरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन ऑफ सरफेस एरिया। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि
एवोपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ता है, एवोपोरेशन का जो दर है वो बढ़ता है जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. वी नो दैट एवोपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना. If the surface area is increased, the rate of evaporation increase. For example, while putting clothes for drying, we spread them out and increase them out. मतलब हम जानते हैं कि जो वो है एवोपोरेशन है वो एक सरफेस फेनोमेना है, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एवोपोरेशन भी बढ़ेगा. जैसे कि हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो हम उसको फैला देते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है. एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने पे भी एवोपोरेशन होगा. With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से जो पार्टिकल्स होंगे, ज़्यादातर पार्टिकल्स होंगे जो कि काइनेटिक एनर्जी पा लेंगे वेपर स्टेट में पहुंचने के लिए. डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मतलब कि ह्यूमिडिटी से थोड़ा कम होगा, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी होता है तो एवोपोरेशन कम होगा. Humidity is an amount of water vapor present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water is air is in sky in air is already high, the rate of evaporation decreases. मतलब कि जो एक ह्यूमिडिटी होती है, जो हमारे आसपास जो वाटर वेपर होता है हमारे एयर मौजूद, उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है. जो एयर होती है वो एक टेम्परेचर पे एक डिफिनेट अमाउंट के वाटर वेपर को ही रख सकती है, उससे ज़्यादा को नहीं रख सकती है. इसी वजह से जब अगर उसमें पहले से ही उतना वाटर वेपर होगा तो वो ज़्यादा वाटर वेपर नहीं ले सकती, इसी वजह से एवोपोरेशन जो होगा थोड़ा डिक्रीज होगा. एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, मतलब जब विंड स्पीड बढ़ेगी तो एवोपोरेशन में भी बढ़ोतरी होगी. इट इज़ कॉमन observation that cloth dry faster on a windy day. With the increase in wind speed, the particle of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. इसका मतलब ये कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि जो क्लॉथ होते हैं वो जल्दी सूखते हैं विंडी डे पे, यानी कि जिस दिन हवा चलेगी उस दिन आपके कपड़े जल्दी सूख जाते होंगे. जो इंक्रीज इन विंड होता है वो पार्टिकल्स वाटर वेपर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर वाटर वेपर के उसको एयर के साथ बहाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर की संख्या होती है सराउंडिंग में वो कम हो जाती है और एवोपोरेशन का दर बढ़ता है. हाउ डज एवोपोरेशन कॉज कूलिंग, मतलब एवोपोरेशन के कारण कूलिंग कैसे होती है, मतलब ठंडक कैसे आती है. इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन एवोपोरेशन. द पार्टिकल ऑफ लिक्विड absorb energy from surrounding to regain energy lost during evaporation. This absorption of energy from surrounding make the surrounding cool. मतलब जब ऑब्जेक्ट जो है जब वो लिक्विड से गैस में बदलेगा तो आसपास की एनर्जी लेगा जो उसने खो दी थी एवोपोरेशन के दौरान. इसकी वजह से जो उसका आसपास का माहौल होगा, वातावरण होगा, उसका सराउंडिंग होगा, धीरे धीरे कूल हो जाएगा. What happens when you pour some acetone और न्योर पाम, क्या होता है जब आप कुछ नेल पॉलिश रिमूवल जो होता है वो आप अपने हाथ पे लगा लेते हैं. द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड एवोपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल. ये होगा ये कि जब वो पार्टिकल्स होंगे ना वो आपके हाथ से या फिर सराउंडिंग से एनर्जी लेके वो तो एवोपोरेट हो जाएंगे, लेकिन आपके हाथ में ठंडक सी लगेगी. आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज the large latent heat of vaporization of water help to cool the hot surface. मतलब कि जो लोग होते हैं जब आपके घर बहुत गर्मी होगी तो जो ज़मीन पे या फिर छतों पे पानी डालते हैं, इससे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण जो एनर्जी होती है वो सोखता है, इसी वजह से ठंडक सी महसूस होती है. कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू एवोपोरेशन. क्या आप कुछ एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ से दे सकते हैं जिससे कि हम एवोपोरेशन की वजह से कूल फील करते हैं? आप एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर, मतलब हम समर में यानी गर्मियों में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग समर वी perspire more because of mechanism of our body keep us cool. We know that during evaporation the particle of surface of the liquid gain energy from surrounding our body surface and change into vapor. The heat energy equal to latent heat of vaporization is absorbed from body leaving the body cool. Cotton is being a good absorber of water help in absorbing the sweat and exposing it atmosphere for easy evaporation. मतलब
जब हमारे बॉडी से गर्मियों में हमारी बॉडी स्वेट रिलीज करती है, वो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे एब्जॉर्ब करती है उतनी, जिससे कि लेटन हीटर वेपोराइजेशन तक पहुंच सके। उसके बाद जो कॉटन क्लॉथ होती है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि वो वाटर का अच्छा ऑब्जॉर्बर होता है, और उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है, जिससे कि वो आसानी से वेपोराइज हो सके। Why do we see water droplets on outer surface of a glass containing ice cold water? मतलब कि हम जब अगर आप ग्लास में ठंडा पानी रख देते हैं तो फिर उसके बाहरी परत पर भी, बाहरी शीशे पर भी आप वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों देखते हैं? Let us take some cold ice in a tumbler. Soon we will see droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid, which we see as water droplets. मतलब कि कुछ थोड़ा सा बर्फ़ लीजिए, आप आइस लीजिए या फिर आइस कोल्ड वाटर लीजिए, उसे ग्लास में रख दीजिए, और उसके बाद उसके आउटर सरफेस पे भी आप कुछ देर में वाटर ड्रॉपलेट्स देख पाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर होता है वो अपनी एनर्जी खो देता है, वो अपनी एनर्जी इसको देता है, इस आइस कोल्ड वाटर को, इसी वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप इस क्वेश्चन के आंसर भी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।